नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का आईटी एग्जाम क्वेश्चन के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पे। और कल की डेट में मैंने आपको पार्ट 2 वीडियो लेकर आया था, जो कि पार्ट 1 मैंने पहले ही कंप्लीट करा दिया था। और ये वीडियो आपकी होने वाली है पार्ट 3 के अंतर्गत, जिसमें आईटी सेकेंड ईयर इलेक्ट्रीशियन थ्योरी के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताए जाएंगे। तो वीडियो को आप बिल्कुल कंप्लीट देखिएगा। तो चलिए आज का क्वेश्चन शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 41 से। क्वेश्चन नंबर 41 में पूछा जा रहा है कि किस प्रकार की मोटर का प्रारंभिक बलागुण बहुत उच्च होता है, वह कैसे बिना लोड नहीं चलाया जा सकता है। तो देखिए, शुरुआती में उच्च बलागुण की आवश्यकता के कारण जो होती है, मोटरें जो होती है वो बिना लोड पर नहीं चलती है, क्योंकि बिना लोड के जो मोटर होती है वो प्रारंभिक बलागुण जो होते हैं उनके जीवन काल और प्रदर्शन पे काफी प्रभाव डालते हैं। तो हम यहाँ पर कह सकते हैं, जो कि यहाँ पर क्वेश्चन में पूछा जा रहा है कि उस मोटर का नाम बताइए, तो वैसे इंडक्शन मोटर भी होता है, जो कि डायरेक्ट जो ऑनलाइन स्टार्टर होता है उससे ये जो होता है शुरू होता है। और सिंगल फेज इंडक्शन मोटर और जो स्लिप रिंग इंडक्शन मोटर होता है, इन मोटरों का भी प्रारंभिक जो बलागुण होता है वो काफ़ी अधिक होता है। लेकिन उसमें इन मोटरों की कोई भी बात नहीं की गई है, नहीं इंडक्शन मोटर की बात की गई है ऑप्शन में, नहीं साथियों यहाँ पर आपको सिंगल फेज इंडक्शन मोटर का नाम लिया गया है। तो यहाँ पर कोई भी यहाँ पर इंडक्शन मोटर से संबंधित नहीं है। तो यहाँ पर जो आपका सही हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, क्योंकि जो सीरीज मोटरें होती है साथियों, इसका भी क्या होता है, शुरुआत में इसका भी जो बलागुण होता है वो काफ़ी हाई होता है। तो हम यहाँ पर मारेंगे ऑप्शन नंबर ए, बिल्कुल करेक्ट आंसर। आगे बढ़ते हैं साथियों, अगले क्वेश्चन को देखिए। क्वेश्चन नंबर 44, जिसमें पूछा जा रहा है कि किसी डीसी मोटर में प्रारंभ में विरोधी विद्युत वाहक बल बराबर होता है। मतलब कि कोई भी डीसी मोटर है उसके प्रारंभ में जो विरोधी विद्युत वाहक बल है, जिसको साथियों हम ईबी से इंडिकेट करते हैं, ये जो कि यहाँ पर बैक ईएमएफ जो होता है साथियों उसको ईबी से इंडिकेट किया जाता है। और यहाँ पर उसी चीज की पूछा जा रहा है कि विरोधी विद्युत वाहक बल किसके बराबर होता है। क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट है। देखिए, कोई भी डीसी मोटर है, प्रारंभिक स्थिति में जब मोटर जो होता है वो शुरू होता है, तो उसकी जो गति होती है वो काफी कम होती है। जैसे मान लीजिए आपके पास कोई भी मोटर है, तो जब आप उसको चालू करेंगे तो वो धीरे से चलेगा, ठीक है। उसका मतलब शुरुआती जो यहाँ पर होगी उसकी स्पीड जो होगी काफ़ी स्लो होगी। उसके बाद राउंड बनाएगा और काफ़ी तेज़ी में जो है आपको कुछ ही सेकंड में देखने को मिलेगा। लेकिन शुरुआत में जो यहाँ पर आपको सेकंड देखने को मिलेगी स्टार्ट में, वो काफ़ी कम समय में वो स्टार्ट होगा। तो उसी को यहाँ पर पूछा जा रहा है कि कोई भी डीसी मोटर में प्रारंभ में विरोधी विद्युत वाहक बल बराबर होता है, तो ये कितने के बराबर होता है। तो ये जो होता है साथियों कितने को होता है, तो ये जो होता है साथियों शून्य होता है। इसका मतलब कि शून्य के बराबर होता है। ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाता है। या आप ऐसे भी कह सकते हैं कि कोई भी डीसी मोटर प्रारंभिक स्थिति में जब मोटर शुरू होती है तो उसकी गति बहुत ही कम होती है, और विरोधी जो विद्युत वाहक बल होता है अर्थात बैक जो इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स होता है जिसको हम ईएमएफ बोलते हैं, उसका जो मान होता है वो शून्य होता है। जिसके कारण जो होता है विरोधी विद्युत वाहक बल की मोटर जो होती है वो मोटर की गति के सीधे क्या होता है, अनुपात में होता है। जो कि मोटर की जो गति होती है वो न्यूनतम होती है, इसलिए विरोधी जो विद्युत वाहक बल होता है वो कम होती है। और इस समय जो मोटर को जो करंट देखने को मिलता है वो अधिक प्रवाहित होता हुआ देखने को मिलता है। तो यहाँ पर आप ऐसे भी कह सकते हैं, जो कि एक यहाँ पर प्रश्न के तरह आप उत्तर भी दे सकते हैं। तो हम यहाँ पर मारेंगे यहाँ पर ऑप्शन में ऑप्शन नंबर ए, बिल्कुल करेक्ट आंसर, क्योंकि शून्य जो दिया गया यहाँ पर ए ऑप्शन में दिया गया है। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 45 को देखिए। क्वेश्चन नंबर 45 में साथियों पूछा जा रहा है कि डीसी मोटर की घूर्णन दिशा परिवर्तित की जा सकती है। मतलब कि डीसी मोटर की यदि घूर्णन की दिशा आपको परिवर्तित करना हो, तो आप उस समय क्या करेंगे। शायद मैंने पिछले वीडियो में आपको इसके बारे में बताया था कि कोई भी डीसी मोटर यदि घूर्णन की दिशा आपको परिवर्तित करना है तो आप कई विधि उपयोग कर सकते हैं। जैसे कि पोल्स की संख्या बदल सकते हैं, क्योंकि यदि मोटर में एक डबल कॉइल का मोटर है, ठीक है, और उसकी जो वाइंडिंग है साथियों डबल वाइंडिंग की है, तो आप एक वाइंडिंग की धारा की दिशा यदि बदल देते हैं तो उस समय घूर्णन की दिशा बदल जाएगी। और ब्रश और जो कम्यूटेटर होता है इसके द्वारा भी आप बदल सकते हैं, क्योंकि डीसी मोटर में क्या होता है, ब्रश और जो कम्यूटेटर होता है उसका उपयोग जो होता है धारा के प्रवाह को नियंत्रित करने के लिए किया जाता है, सभी को मालूम है। और जो ब्रश की दिशा है उसको बदलने के लिए घूर्णन की दिशा बदल सकती है, यदि आप उसको बदलते हैं तो घूर्णन की दिशा बदल जाएगी, यही ध्यान रखिएगा। लेकिन जो विधि होगी ये मोटर की डिजाइन के ऊपर भी निर्भर करती है। कभी कभी आपको देखने को मिलता है कुछ मोटरों में ये वर्क नहीं करता है, इसलिए यहाँ पर इसके मोटरों की डिजाइन पर भी निर्भर करता है। और तीसरी यहाँ पर यह होती है कि धारा की दिशा का यदि आप बदल देंगे तो उस समय भी आपको जो देखने को मिलेगा घूर्णन की जो दिशा होगी वो बदल जाएगी, मतलब कि जो घूमने की दिशा होगी वो क्या हो जाएगी, बदल जाएगी।
तो यहाँ पर हम कह सकते हैं ऑप्शन में जैसे कि दिया गया है आपूर्ति संयोजन के विपरीत करके, बी ऑप्शन देखिए आर्मेचर तथा क्षेत्र संयोजन को अंतर्विनय करके, और यहाँ पर दिया गया सी ऑप्शन क्षेत्र परिपथ के एक परिपथ जोड़ के प्रतिरोध जोड़ के, और यहाँ पर डी ऑप्शन आपको अलग देखने को मिल रहा है। लेकिन इसमें जो आपका सही हो जाएगा साथियों, वो आपका हो जाता है ऑप्शन नंबर डी, आर्मेचर अथवा क्षेत्र संयोजन को विपरीत करके, जो कि मैंने आपको अभी बताया था। इसको करके आप बदल सकते हैं। ऑप्शन नंबर डी आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं अगले क्वेश्चन को। अगला क्वेश्चन आपके सामने साथियों क्वेश्चन नंबर 46, जिसमें पूछा जा रहा है कि एक अस्थायी चुंबक दिष्ट धारा मोटर में चाल का नियंत्रण किसके नियंत्रण द्वारा किया जाता है। मतलब कि एक अस्थायी चुंबक दिष्ट धारा मोटर में यदि चाल का नियंत्रण करना हो, तो नियंत्रण करने के लिए आप कौन सी विधि उपयोग करेंगे या क्या आप करेंगे, जैसे कि आर्मेचर प्रतिरोध नियंत्रण से करेंगे, या प्रदाय वोल्टेज नियंत्रण से करेंगे, या प्रतिरोध नियंत्रण से करेंगे, या डी ऑप्शन है ये सभी। तो इसमें आपको कौन सा ऑप्शन सही लग रहा है? देखिए, इसमें जो आपका सही हो जाएगा साथियों, वो ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, आर्मेचर प्रतिरोध नियंत्रण करके। क्योंकि जो यहाँ पर इसकी जो चुंबक दिष्ट धारा मोटर में जो होती है, उसमें चाल का जो नियंत्रण होता है वो कई प्रकार से किया जाता है। धारा के द्वारा भी आप कर सकते हैं और वोल्टेज के द्वारा भी कर सकते हैं। धारा का नियंत्रण मतलब कि मोटर में जो बहने वाली धारा है उसको नियंत्रण करने से मोटर की जो टार्क होगी, मतलब कि जो घूर्ण बल होगा, उसको नियंत्रित हम कर सकते हैं। ये ध्यान रखिएगा। और यहाँ पर जो वोल्टेज होता है उसके द्वारा भी आप कर सकते हैं, क्योंकि मोटर में जो आपूर्ति होती है, वो जो होती है वोल्टेज जो होती है उसकी क्या होती है, उसको बदलकर भी आप मोटर की क्या कर सकते हैं, गति को नियंत्रित कर सकते हैं। तो इस कार्य के लिए आपको वोल्टेज रेगुलेटर या स्पीड कंट्रोलर का उपयोग करना पड़ेगा, यदि आप वोल्टेज के द्वारा करना चाहते हैं तो अदर अदर विधियां होती है, जो कि यहाँ पर जो यहाँ पे इनका प्रयोग करते हैं जो लोग, वो अलग अलग विधियों के द्वारा इसका करते हैं। फिलहाल यहाँ पर हम क्वेश्चन में जो पूछा जा रहा है उसके अनुसार चलें, तो यहाँ पर हमारा ए ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाता है, आर्मेचर प्रतिरोध नियंत्रण करके। या इसमें दिया होता है धारा का नियंत्रण करके, तो भी हम यहाँ पर मारते हैं सही ऑप्शन, और वोल्टेज नियंत्रण का भी दिया होता है तो हम मारते हैं। तो यहाँ पर उस ऑप्शनों की कोई भी बात नहीं किया गया है, तो यहाँ पर हम मारेंगे आर्मेचर प्रतिरोध नियंत्रण करके। ए ऑप्शन साथियों आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 47 को। क्वेश्चन नंबर 47 में पूछा जा रहा है कि एक डीसी शंट मोटर में रियोस्टिक कंट्रोल विधि में आर्मेचर के श्रेणी में प्रतिरोध जोड़ा जाता है, वह विधि है। मतलब कि वो कौन सी विधि है, यहाँ पर क्वेश्चन में पूछने का मतलब ये है। तो देखिए, डीसी मोटर में जो रियोस्टिक होता है नियंत्रण, इस विधि के तहत आप क्या कर सकते हैं कि आर्मेचर जो सर्किट होती है उसमें प्रतिरोध आप जोड़ सकते हैं। यदि आप प्रतिरोध जोड़ते हैं तो जो रेजिस्टेंस होता है, जो कंट्रोल होता है, और जो आर्मेचर रेजिस्टेंस होता है, इसको कंट्रोल आप कर सकते हैं। तो यहाँ पर इसकी कंट्रोल करने के लिए और भी बहुत सारी विधियाँ होती है। फिलहाल यहाँ पर हम ऑप्शन में चलते हैं, क्योंकि यहाँ पर ऑप्शन में हमसे क्या दिखाया गया है, क्या यहाँ पर जानने की कोशिश कर रहा है। तो यहाँ पर ए ऑप्शन में कहा जा रहा है कि कम खर्चीली होगी, और यहाँ पर बार बार भार परिवर्तन पर उपयोगी होगी, और सी ऑप्शन है कम दक्षता वाली होगी, और यहाँ पर डी ऑप्शन है भार परिवर्तन पर अनुपयोगी होगी। तो देखिए, ये सारे जो क्वेश्चन है, आप क्वेश्चन जो आपका दिया गया है, जो मैंने आपको अभी बताया आंसर, उससे कोई भी यहाँ पर टच नहीं है। इनका यहाँ पर पूछने का कुछ अलग ही मकसद है। तो यहाँ पर जो है भार परिवर्तन पर अनुप्रयोगी होगी, ये जो है बिल्कुल सही है, कंट्रोल यहाँ पर होगा। तो ऑप्शन नंबर डी आपका साथियों करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन को देखिए, क्वेश्चन नंबर 48 को, जिसमें पूछा जा रहा है कि डीसी मोटर में आर्मेचर धारा, जिसको आई ए से इंडिकेट किया जाता है, वो किसके अनुपाती होती है। ये तो क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट है। देखिए, डीसी मोटर में जो आर्मेचर धारा होती है, ध्यान रखिएगा, जो आर्मेचर धारा होती है वो आर्मेचर टार्क, जिसको हम टी से इंडिकेट करते हैं, किससे करते हैं साथियों, टी से इंडिकेट करते हैं, इसके अनुपातिक होती है। और इसको सूत्र के अनुसार भी आप देखना चाहें तो यहाँ पर इसका जो सूत्र होता है, टी बराबर होता है साथियों के इंटू फाइव इंटू आई ए, ये हमारा सूत्र होता है, जिसमें जो टी होता है साथियों आर्मेचर टार्क होता है, और यहाँ पर जो आपको के देखने को मिल जाता है एक स्थिरांक होता है, और यहाँ पर फाई आपको देखने को मिलता है चुंबकीय प्रवाह है, जिसको फ्लक्स बोला जाता है, और यहाँ पर जो आपको आई ए देखने को मिलता है ये आर्मेचर धारा है। तो आर्मेचर धारा टार्क के सापेक्ष होता है, और चुंबकीय प्रवाह और मोटर जो होती है ये संरचना के ऊपर निर्भर करता है। तो यहाँ पर जो सूत्र इसका यहाँ पर इसके लिए उपयोग किया जाता है। फिलहाल यहाँ पर क्वेश्चन में चलते हैं, तो ये पूछा जा रहा है ये किसके अनुपातिक है। तो ये साथियों जो अनुपातिक है वो बलागुण के, जो कि यहाँ पर आपको देखने को मिल जाता है, जो कि आर्मेचर टॉर्क यहाँ पर देना चाहिए, जो कि वही बात है। यहाँ पर जो आपका सही हो जाएगा
वो ऑप्शन नंबर साथियों, ऑप्शन नंबर यहाँ पर सही देखने को मिलता है, वो आपको बी ऑप्शन वाला घूर के बी ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 49 पे आते हैं, जिसमें पूछा जा रहा है कि एक शंट फील्ड कुंडली में लघु पतन का मतलब क्या होता है? शॉर्ट सर्किट। शॉर्ट सर्किट का पता लगाने के लिए सर्वोत्तम तरीका है, मतलब कि सबसे उत्तम तरीका क्या है? तो एक शंट फील्ड कुंडली के यदि लघु पतन है, शॉर्ट सर्किट है, तो उसका पता लगाने के लिए सबसे जो आसान तरीका है और सबसे ज़्यादा जो प्रचलित तरीका है, वो वोल्टेज मैनेजमेंट। क्या है साथियों? वोल्टेज मैनेजमेंट। और इसमें एक और होता है जिसको हम करंट मैनेजमेंट बोलते हैं। इन विधियों से आप क्या कर सकते हैं? इसका संयोजन आप कर सकते हैं और इसमें जो है यहाँ पर कुछ तरीकों के उपयोग करके आप इसको क्या कर सकते हैं? इसका आप यहाँ पर सही पता लगा सकते हैं। तो ये अलग-अलग विधियाँ होती है। वोल्टेज मैनेजमेंट होता है, करंट मैनेजमेंट होता है, वो मीटर का भी प्रयोग करके आप इसको पता लगा सकते हैं और एक होता है विजुअल इंडक्शन, इसके द्वारा भी आप कर सकते हैं। तो ये अलग-अलग होता है। फिलहाल यहाँ पर देखते हैं ऑप्शन में कौन-सा दिया गया है। तो ऑप्शन में यहाँ पर ओम मीटर विधि दिया गया है। यहाँ पर देखिए डी ऑप्शन दिए गए, ओम मीटर विधि यहाँ पर दिया गया है, जो कि कुंडली में टर्मिनल के बीच और प्रतिरोध जो होता है, उसको मापने के लिए लघु पतन की स्थिति में प्रतिरोध जो होता है, ये क्या होता है? अत्यंत कम होता है या शून्य के बराबर भी होता है। कभी-कभी यहाँ पर इन्फिनिटी भी हो जाता है, लेकिन कभी-कभी यहाँ पर शून्य भी माना जाता है। तो यहाँ पर आपको जो देखने को मिलेगा, वो ऑप्शन नंबर डी ऑप्शन साथियों आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 50 को देखिए। क्वेश्चन नंबर 50 में साथियों पूछा जा रहा है, यदि हाथ के अंगूठे तर्जनी अंगुली व मध्य की अंगुली के परस्पर 90 अंश का कोण पर रखा जाए, तो तर्जनी अंगुली चुंबकीय क्षेत्र की दिशा, मध्य की अंगुली धारा की दिशा तथा अंगूठा मोटर के घूमने की दिशा बताता है। यह नियम है। ये तो नियम काफ़ी ईजी है साथियों, सभी को मालूम होना चाहिए। ये फ्लोमिंग के बाएं हाथ का नियम है। फ्लोमिंग के बाएं हाथ का नियम है साथियों। और यहाँ पर आपको ऑप्शन में सी ऑप्शन देखने को मिल रहा है, फ्लोमिंग के बाएं हाथ का नियम। कन्फर्म हो गया? चलिए क्वेश्चन नंबर देखते हैं 51 को। क्वेश्चन नंबर 51 में पूछा जा रहा है, बैक ईएमएफ ज्ञात करने का सूत्र है। बैक ईएमएफ ज्ञात करने का सूत्र क्या है? चलिए इसको ध्यान देखिएगा। बैक ईएमएफ जो ज्ञात करने का सूत्र होता है साथियों, वो होता है ईएमएफ बराबर भी माइनस आई इंटू आर होता है। क्या होता है? भी माइनस आई इंटू आर, जो कि ऑप्शन में आपको कौन सा देखने को मिल जाता है? तो वो आपको यहाँ पर साथियों अलग ही देखने को मिल जाता है, जो कि बैक ईएमएफ ज्ञात करने का अलग ही सूत्र आपको देखने को मिलता है, जो कि यहाँ पर आपको यहाँ पर दिया गया ई बी बराबर 5Z अपान 60A। लेकिन यहाँ पर अलग जो भी इसमें पूछा जाता है, तो ये आपका यहाँ पर क्रिएट हो जाता है ई बी बराबर 5Z अपान 60A, जो कि ऑप्शन में जो आपको देखने को मिलता है ऑप्शन नंबर बी। ये आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाता है, ऑप्शन नंबर बी। ध्यान रखिएगा। चलिए आगे देख लेते हैं अगले क्वेश्चन को, क्वेश्चन नंबर 52 को। क्वेश्चन नंबर 52 में साथियों पूछा जा रहा है कि सीरीज मोटर की फील्ड वाइंडिंग का प्रतिरोध आर्मेचर प्रतिरोध से अधिक होता है या कम होता है, या ए तथा बी दोनों, यह सामान्य रहता है। क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट है साथियों। सीरीज मोटर की फील्ड वाइंडिंग का प्रतिरोध आर्मेचर प्रतिरोध से क्या होता है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो सीरीज मोटर की फील्ड वाइंडिंग का प्रतिरोध आर्मेचर प्रतिरोध से अधिक होता है। ध्यान रखिएगा, क्या होता है? अधिक होता है। और सीरीज मोटर में फील्ड वाइंडिंग और आर्मेचर वाइंडिंग को सीरीज में जोड़ा जाता है, ये भी ध्यान रखिएगा। तो यहाँ पर जो आपका क्वेश्चन पूछा गया उस पर हम चलें, तो यहाँ पर हमारा जो सही हो जाएगा, वो ऑप्शन नंबर साथियों ए सही हो जाएगा। अधिक होता है। कन्फर्म हो गया? ए ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 53 को देखिए, जिसमें पूछा जा रहा है कि कंपाउंड मोटर में सबसे कम प्रतिरोध किसका होता है? मतलब कि कौन सा वाइंडिंग के तहत होता है? जैसे कि ए ऑप्शन है शंट वाइंडिंग का, बी ऑप्शन है सीरीज वाइंडिंग का, सी ऑप्शन है आर्मेचर का और डी ऑप्शन है उपयुक्त सभी का। तो इसमें आपका सही हो जाता है साथियों ऑप्शन नंबर सी, आर्मेचर का। सी ऑप्शन आपका क्वेश्चन के अनुसार करेक्ट आंसर हो जाएगा, मिला लीजिएगा। चलिए आगे देख लेते हैं। कंफर्म हो गया? यहाँ पर आपका जो सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ठीक है, ध्यान रखिएगा। सी यहाँ पर सही होगा, क्योंकि कंपाउंड मोटर में सबसे कम प्रतिरोध की बात किया गया है। तो कंपाउंड मोटर में क्या होता है? सबसे कम प्रतिरोध जो होता है आर्मेचर वाइंडिंग का होता है। कंफर्म हो गया। और कंपाउंड मोटर में जो फील्ड वाइंडिंग होती है, ये दो भागों में बांटी जाती है, इसको भी ध्यान रखिएगा। एक आपका शंट वाइंडिंग और सीरीज वाइंडिंग होती है, ये ध्यान रखिएगा। ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 54 को, जिसमें पूछा जा रहा है कि
जहाँ प्रारंभिक टार्क की अधिक आवश्यकता हो वहाँ प्रयोग में लेंगे। मतलब कि वहाँ पर हम क्या प्रयोग में लेंगे, क्वेश्चन ये भी इम्पोर्टेंट है। तो देखिए, जहाँ पर प्रारंभिक टार्क अधिक आवश्यकता हो वहाँ पर हम सीरीज मोटर का उपयोग करते हैं। और सीरीज मोटर में प्रारंभिक टार्क क्या होता है, बहुत ही अधिक होता है। रीजन इसके पीछे होता है, रीजन ये होता है कि फील्ड वाइंडिंग और आर्मेचर जो वाइंडिंग होती है वो सीरीज में जुड़ी होती है, जिससे मोटर को प्रारंभिक समय में क्या होती है, अधिक टार्क मिलती है। और ये एक विशेष रूप में इसका उपयोग भी किया जाता है, जहाँ पर शुरुआत में के समय यदि भारी लोड हो उसमें यहाँ पर ज़्यादातर इसका प्रयोग किया जाता है। तो यहाँ पर जो आपका सही हो जाता है साथियों, वो ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाता है, डीसी सीरीज मोटर। ये ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर देखिए 55 को, जिसमें पूछा जा रहा है कि डिफरेंशियल कंपाउंड मोटर में सीरीज फील्ड शंट फील्ड के चुंबकीय क्षेत्र का सहयोग करता है या विरोध करता है, या ए व बी दोनों, या डी ऑप्शन है उपयुक्त में से कोई नहीं। तो यहाँ पर साथियों आपका कौन सा ऑप्शन सही होगा, तो ऑप्शन नंबर बी सही होगा, विरोध करता है। क्या करता है साथियों, विरोध करता है, क्योंकि डिफरेंशियल कंपाउंड मोटर में सीरीज जो फील्ड होता है और जो शंट फील्ड होता है उसमें चुंबकीय क्षेत्र एक दूसरे के विपरीत होता है। और इसका मतलब ये है कि सीरीज फील्ड वाइंडिंग का चुंबकीय क्षेत्र शंट जो होता है वो फील्ड वाइंडिंग के चुंबकीय क्षेत्र की दिशा के विपरीत होता है। मतलब कि क्या करता है, एक दूसरे को विरोध करता है। तो यहाँ पर हम कह सकते हैं कि ऑप्शन नंबर बी जो हमारा दिया गया है वो ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाता है। आगे देखते हैं अगले क्वेश्चन को, क्वेश्चन नंबर 56 को देखिए। क्वेश्चन नंबर 56 में साथियों पूछा जा रहा है कि डीसी मोटरों को बिना स्टार्टर नहीं चलाना चाहिए, इसके पीछे का रीजन क्या है। डीसी मोटरों को बिना स्टार्टर के साथ क्यों नहीं चलाना चाहिए। तो डीसी मोटर जो होता है वो बिना स्टार्टर के नहीं चलाना चाहिए, इसके पीछे रीजन ये होता है कि स्टार्टर का जो मुख्य उद्देश्य होता है वो मोटर के प्रारंभिक मतलब कि चालू करने की स्थिति में क्या होता है, उच्च धारा को नियंत्रित करता है। और जब भी डीसी मोटर आप चालू करते हैं तो प्रारंभ में आपको देखने को मिलेगा कि आर्मेचर वाइंडिंग की जो प्रतिरोध होता है वो बहुत ही कम होता है, जिससे मोटर से क्या होता है, बहुत ही अधिक धारा प्रवाहित होती है। और यदि इसे बिना स्टार्टर से आप चालू करते हैं तो ये उच्च धारा का जो प्रवाह होगा वो मोटर के जो भाग होंगे उनको नुकसान पहुंचाएगा, क्योंकि जब ये चालू किया जाता है तो काफ़ी कंपन होता है मोटर में। और यहाँ पर आपका यहाँ पर सही तरीके से उसको फिट नहीं किया गया है तो ये आपको नुकसान भी पहुंचा सकता है, तो ये काफ़ी स्पीड पकड़ लेता है। यहाँ पर आप ऐसे कह सकते हैं। तो ये आपका जो सही हो जाएगा साथियों, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा कि आर्मेचर का प्रतिरोध बहुत ही कम होने के कारण ये आपका ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे देख लेते हैं अगले क्वेश्चन को। क्वेश्चन नंबर 57 को देखिए, जिसमें पूछा जा रहा है थ्री पॉइंट स्टार्टर में स्टर्ट्स जो होते हैं वो किसके बने होते हैं। तो देखिए, थ्री पॉइंट स्टार्टर में जो स्टर्ट्स होते हैं वो जो बने होते हैं वो ये साथियों कनेक्शन के ऊपर निर्भर करता है। यदि एल की बात किया जाए तो ये कनेक्शन मोटर के फीडर वायर से जुड़ा होता है, और एफ जो होता है फील्ड जो होता है ये कनेक्शन मोटर के फील्ड वाइंडिंग से जुड़ा होता है। और जो ए होता है साथियों जिसको आर्मेचर बोला जाता है, ये जो होता है कनेक्शन के मोटर के आर्मेचर वाइंडिंग से जुड़ा होता है। अब यहाँ पर बात ये पूछा जा रहा है कि थ्री पॉइंट स्टार्टर में जो स्टड्स होते हैं वो किसके बनाए जाते हैं, ये किसके बने होते हैं। तो ये कठोर पीतल के बने होते हैं, जो कि ऑप्शन में आपको ए ऑप्शन देखने को मिल जाता है। करेक्ट हो गया। चलिए आगे देख लेते हैं साथियों अगले क्वेश्चन को। अगला क्वेश्चन आपके सामने क्वेश्चन नंबर 58, जिसमें पूछा जा रहा है कि जब किसी डीसी मोटर का आर्मेचर घूमता है तो